हेलो बच्चों, मैं हूं इंजीनियर देव अवस्थी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो आपकी पहली वीडियो थी उस वीडियो का सेकंड पार्ट। प्रीवियस वीडियो की बात करें, हमने विद्युत आवेश को पढ़ा था, विद्युत धारा को पढ़ा था, विद्युत विभव को पढ़ा था, उसके बाद में विभवांतर को पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स का नियम और उसके बाद में हमने बात की थी प्रतिरोध की, तत्पश्चात विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता की। इतने टॉपिक आपके पिछली वीडियो में कवर किए जा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और उनका समांतर क्रम संयोजन। इसके अलावा जो विद्युत उष्मा उत्पन्न होती है उस उष्मा के बारे में, वैद्युत सामर्थ्य यानी कि शक्ति के बारे में और जो बचे हुए इनके रिलेशन हैं, इन सब टॉपिक के बारे में। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका प्रतिरोधकों या फिर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध हम लोगों ने पढ़ा था। प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध आपका एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है जो कि किसी भी धारा में धारा का विरोध करता है या फिर परिपथ में धारा को फ्लो होने से, प्रवाहित होने से रोकता है। तो हेडिंग है आपकी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में कब कहे जाएंगे। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन इसी टॉपिक में होता है कि कब हम उन्हें श्रेणी क्रम में कहेंगे, कब हम उनको समांतर क्रम में कहेंगे। एक हमारे पास एक प्रतिरोधक है, माना हमने इसका नाम है R1, ठीक है। दूसरा एक आपका प्रतिरोधक है, वो है आपका R2। ये दो प्रतिरोधक हैं आपके सामने। अगर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये इसका पहला सिरा है इस प्रतिरोध का, ये इसका दूसरा सिरा है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ होना चाहिए दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसको इससे जोड़ दिया। अब ये दोनों अगर पूछा जाए आपसे किस क्रम में जुड़े हुए हैं तो ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर हमें कोई एक और तीसरा और जोड़ना है तो हम यहां पे क्या कर देंगे? उस तीसरे को भी जोड़ देंगे। ये आपका R3 मान लिया और ये जुड़ गए किसमें? तो ये आपके हो गए श्रेणी क्रम में। मैंने क्या समझाया? मान लिया दो हैं, जैसे कि यहां पे दो हैं, एक ये है एक ये है, दो हैं, इसका पहला सिरा दूसरा सिरा। तो पहले वाले का दूसरा सिरा जुड़ा होना चाहिए दूसरे वाले के पहले सिरे से। और इसी तरह से आगे भी बहुत सारे प्रतिरोधकों को या प्रतिरोधों को आप जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में। चलिए मैंने इसको जोड़ दिया। अब जोड़ने के लिए यहां पे किसी बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, एक आपकी कुंजी लगी हुई है। अब इसमें माना हमने करंट जा रहा है, आपका जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I है। अब यहां पे प्रतिरोध लगा है, इसका काम होता है करंट को रोकना यानी कि विद्युत धारा को रोकना। ये विद्युत धारा को रोकेगा। अब यहां पे हमें पता क्या है, जो I है वो डायरेक्टली होता है B के। अब अगर प्रतिरोधक लगा है तो इनमें से एक चीज बदलेगी। अब अगर आपका, और एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी विद्युत धारा है I, उस I का मान हमेशा रहता है नियत, वो परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में कहे जाएंगे। श्रेणी क्रम में कहे जाएंगे या फिर होंगे यदि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा कॉमा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो। दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो। पहले सिरे से जुड़ा हो, ठीक है। ये आपके किस में हो गए? तो ये हो गए आपके श्रेणी क्रम में। इसके बाद में इसका हमें फॉर्मूला निकालना है कि क्या फॉर्मूला होगा, इसका सूत्र क्या होगा। हमने मान लिया तीन प्रतिरोधक हैं, तो माना तीन प्रतिरोधक या फिर प्रतिरोधक R1, R2, R3 या एंड R3 और R3, ये सभी जुड़े हुए हैं किसमें? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और क्या ध्यान रखना है आपको? और ये ध्यान रखना है कि जो इसमें विद्युत धारा है यानी कि जो आपका करंट है वो नियत रहता है। तो श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम में धारा का मान या विद्युत धारा या करंट कह सकते हैं का मान नियत रहता है, का मान नियत रहता है। नियत का मतलब कांस्टेंट, यानी कि बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, नियत रहता है। अब अगर धारा का मान नियत है तो यहां पे कुछ परिवर्तित होगा। क्या परिवर्तित होगा? अगर हमने इसको कुल विभव दिया है, विभवांतर दिया है B, इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना B, तो यहां पे जो विभव होगा, जो विद्युत विभव होगा इसके क्रॉस वो घट जाएगा। यहां मान लिया मैंने B1 हो गया, यहां मान लिया मैंने B2 विभव हो गया, और इस तीसरे वाले के अक्रॉस यानी इस तीसरे में कितना हो गया विभव? B3। B1 इसमें अगर देखा जाए, इसके सिरों के अंत देखा जाए कितना है तो B1 है, इसके सिरों में कितना V2 है, इसके सिरों में कितना B3 है, ये तीन हो गए। लेकिन ये तीनों जो विभव हैं वो इस विभवांतर के योग के बराबर होंगे, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो क्या आपको लिखना है कि कुल विभवांतर R1 क्रमशः R1 R2 R3 क्रमशः R1, R2 तथा R3 के कुल विभवांतर के योग के बराबर होगा। कुल विभवांतर या विभव भी कह सकते हैं, कुल विभव के योग के बराबर होगा। इनके चारों तरफ जो विभवांतर है इसके इन तीनों के, उन तीनों के योग के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं जो B है, B बराबर हो जाएगा आपका B1 प्लस B2 प्लस आपका B3, इन तीनों का सम कर दिया। इधर ये आपकी समीकरण हो जाएगी 1। अब हमें क्या पता है, अगर हम इस R1 R2 R3 ये जो तीन लगे हैं, तीन प्रतिरोधक लगे हैं, इन तीनों को हटा दें, यानी कि इन तीनों की जगह पे 1 लिख दें। ये सब पढ़ना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम ढेर सारे पहले प्रतिरोधक लगा देते हैं, उनको हटा के हम उसकी जगह पे एक इफेक्टिव लगाना चाहते हैं जो उन सब के बराबर कार्य करे। तो हम क्या करेंगे, ये आपने डायग्राम बना लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। इन तीनों की जगह पे मैं अब क्या करूंगा, उठा के सीधा 1 लगा दूंगा। मैंने मान लिया ये RS है, यानी कि इन सबका इक्विवेलेंट, जो ये तीनों हटाए थे इन तीनों की जगह पे मैंने 1 लगा दिया है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इन तीनों की जगह पे 1 लगा दिया, किन तीनों की जगह पे लगाया है तो R1, R2 और R3, इन तीन की जगह मैंने 1 लगाया RS, जो कि इन तीनों के इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य होगा। तो यदि R1, R2 एंड R3 का समतुल्य प्रतिरोधक या समतुल्य प्रतिरोध RS है, तब यस का मतलब होता है सीरीज। श्रेणी क्रम का मतलब ही होता है आपका सीरीज में लगा होना। यहां पे यह सफिक्स में लिखा है मतलब सीरीज, तो समतुल्य प्रतिरोध RS है तब ओम के नियमानुसार, ओम जानते हैं आप, ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, ओम के नियमानुसार B बराबर होता है आपका IR, यहां पे IRS हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे B1, तो B1 कितना हो जाएगा, तो इसी प्रकार सिमिलरली भी लिख सकते हो आप लोग। इसी प्रकार B1 बराबर हो जाएगा IR1। I1 मुझे लिखना चाहिए था, यहां पे मैंने I1 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि I जो है करंट है, और करंट आपका इस पूरे परिपथ के लिए हमेशा नियत रहेगा, सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो इसी प्रकार से B2 हो जाएगा IR2 और B3 हो जाएगा आपका IR3। ये B1, B2, B3 इन सब की वैल्यू जो है, जो मान है, उसको उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। इसको मैं रफ करके भी लिखता हूं। तो अब इन सब की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रखनी है। समीकरण 1 B बराबर है B1 प्लस B2 प्लस का आपका B3। B बराबर IRS और बराबर किसके हो जाएगा IR1। मैंने I को I ही क्यों लिखा, क्योंकि करंट जो है वो आपका सेम रहता है, प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब इधर भी I दिख रहा है, इधर भी I दिख रहा है, तो IRS बराबर हो जाएगा आपका I, मैंने कॉमन ले लिया, इसमें I, इसमें I, इसमें I कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस का R3। I तो बाहर निकल गया, I से I कट गया, RS आपका हो गया R1 प्लस R2 प्लस का R3।
लेकिन अगर यदि यहां पे 3 से ज्यादा प्रतिरोधक लगे हैं श्रेणी क्रम में, तो यदि n प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हो, यदि n प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो, तब क्या हो जाएगा? अगर n श्रेणी क्रम में लगे हैं तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn। ये आपको नोट कर लेना है। RS को कभी कभी RS भी लिख देते हैं, यहाँ पे R सफिक्स में S मतलब श्रेणी क्रम में, कभी कभी R इक्विवेलेंट भी लिख देते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य प्रतिरोध। इतना आप नोट करिए, रफ करके हम लोग चलते हैं आगे के लिए, ठीक है? नोट कर लीजिए आप लोग ये सब। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम पहले आपको समझना होगा कि जो आपके प्रतिरोधक हैं वो समांतर क्रम में कब कहे जाएंगे। माना एक प्रतिरोध है, ठीक है, ये आपका एक प्रतिरोध है R1 है, दूसरा प्रतिरोध है आपका R2 और तीसरा प्रतिरोध है आपका R3। तो ये क्रमशः R1 R2 R3 3 प्रतिरोध हैं आपके पास। इनको आपको जोड़ना है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कब ये कहे जाएंगे, यानी कि पैरेलल में कब कहे जाएंगे? समांतर पैरेलल। तो पैरेलल में कब कहे जाएंगे? अगर इन सभी जितने भी आपको जोड़ने हैं उन सभी का जो पहला सिरा है वो किसी एक पॉइंट से, एक बिंदु से जुड़ा हुआ हो, तथा जो दूसरा सिरा है वह भी किसी उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हुआ हो। इन सब के लिए ये तीनों हैं, इन सब के लिए उभयनिष्ठ बिंदु ये है। इसको A मान लिया, इसको मान लिया B। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। समझ पा रहे हैं आप लोग? 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में कहे जाएंगे यदि उनका पहला सिरा किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो तथा उनके दूसरे सिरे किसी दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़े हों। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 या अधिक प्रतिरोधक समांतर क्रम में होंगे यदि उनका पहला सिरा किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, बिंदु से, तथा दूसरा सिरा, जो उनका दूसरा सिरा है वो किसी दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से, किसी दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो। फिर से हम यहां पे मान लेंगे कि 3 प्रतिरोधक हैं, इनको किसी इस तरह से किसी बैटरी से कनेक्ट करवा देना है, जोड़ देना है, ये आपके जुड़ गए, ठीक है। ये इसका विभव जो है विभवांतर, इसके अक्रॉस जो है विभवांतर पूरे में वो B है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें करंट और जा रहा होगा, ये 3 में ये करंट यहाँ पे माना I जा रहा है, जो विद्युत धारा है वो I है, वो 3 में बट जाएगी। I1 मान लिया इसमें I2, इसमें हो जाएगी I3। उसमें क्या था, आपका करंट सेम रहता था, यानी कि जो विद्युत धारा है वो नियत रहती थी। इसमें क्या है, जो आपका पोटेंशियल है यानी कि जो विभवांतर है वो विभवांतर नियत रहता है, विभवांतर नियत रहता है। अगर हम बात करेंगे समांतर में, तो समांतर में कौन नियत रहता है, ये जो विभवांतर है वो नियत रहता है, जबकि जो करंट हमने यहाँ दिया है, इस पूरे को दिया है, वो इन सब के क्रॉस यानी इनके चारों ओर जो करंट है उसका योग होता है, ठीक है। तो माना 3 प्रतिरोधक R1, R2 एंड R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। ये मान लिया हमने समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब विभवांतर जो है वो विभवांतर नियत रहता है, किसी भी परिपथ में विभवांतर नियत रहता है, तो विभवांतर नियत रहेगा। अब विभवांतर नियत रहेगा तो बदलेगा क्या, क्या बदलेगा, आपका बदलेगा करंट यानी कि विद्युत धारा। परिपथ में
प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा इन प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा के योग के बराबर होती है। प्रवाहित विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद में कैसे हो जाएगी, तो I है, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर से इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमने मान लिया जो R1 R2 R3 है, इन तीनों को हमें हटाना है, इनकी जगह पे एक तुल्य प्रतिरोध लगाना है। तो मैं इन तीनों को हटा दूंगा और इन तीनों की जगह पे एक इकट्ठा प्रतिरोध लगाऊंगा जो किसके बराबर होगा, Rp इन तीनों के बराबर होगा, यानी कि अकेला तीनों को टक्कर दे सके, R1 R2 R3 को। तो यदि R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध या फिर समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध Rp हो, P का मतलब पैरेलल, Rp हो तब ओम के नियमानुसार या ओम के नियम से, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, B बराबर I R हो जाएगा और RP हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से B1, इसी प्रकार से। अब यहां पे हमें देखना क्या है, हमें B पता है, B तो आपका सबका एक जैसा रहेगा, लेकिन हमें निकालना है I। तो यहां से I क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका B अपॉन RP। इसी तरह से I1 बराबर B अपॉन R1, I2 बराबर B अपॉन R2, और अगर I3 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा B अपॉन R3। इतना नोट करिए, रफ करके हम लोग उधर चलते हैं। अब समीकरण 1 को देखेंगे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस का I3, ये आपकी समीकरण 1 थी। यानी कि जो कुल आपका विद्युत धारा का मान था वो उन तीनों में, यानी जो प्रतिरोधक थे उनमें जो धारा प्रवाहित हो रही थी उन तीनों के योग के बराबर था। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I हमारा क्या निकल के आया, B अपॉन RP इज इक्वल टू B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3, I3 हो जाएगा। अब B1 B2 B3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो B है विभवांतर है, वो आपका समांतर क्रम में सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, तो B कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। B इधर आपका B अपॉन RP, तो B से भी कट जाएगा। 1 अपॉन RP बराबर हो जाएगा किसके, 1/R1 प्लस R2 प्लस का R3। ठीक है, अगर हमारे पास 3 नहीं है, मतलब 3 से बहुत ज्यादा है, और उन सबको हमने अगर पैरेलल में यानी समांतर में लगा रखा है, तब क्या होगा, तो यदि n प्रतिरोधक या फिर n प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, अगर n जुड़े हों तो क्या होगा, सबको उल्टा कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्टा कर देंगे। तो 1 अपॉन RP बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 के, 1 अपॉन R2 के प्लस 1 अपॉन R3 के प्लस डैट डैश, डैट डैश का मतलब है और भी जितने आपके हैं उन सबको जोड़ देंगे प्लस 1/RN। ठीक है, तो ये पूरा आपका निकल आया। इसे भी आप लोग छाप लें, नोट कर लें अच्छे से। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है वो क्या होता है। आपने देखा होगा, आप फोन यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं या फिर हीटर देखा होगा, कुछ देर तक जो आपकी विद्युत धारा है यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रवाहित होने लगता है, उसके बाद में फोन ये सारे क्या करते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो इसी प्रभाव को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तापीय प्रभाव। किसी चालक में विद्युत धारा के
प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा या ऊष्मा उत्पन्न प्रवाहित होने से ऊष्मा उत्पन्न होने के गुण को उत्पन्न होने का गुण विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। तापीय प्रभाव कहलाता है। धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। हमने माना कि हमारे पास एक चालक है, ठीक है, एक चालक है जिसके प्रतिरोध की अगर बात की जाए, अब चालक है, इसकी कुछ अपनी लंबाई होगी, इसका कुछ अपना क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, तो हम कह सकते हैं इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोधक होगा। अब ये प्रतिरोधक है, कोई चालक है, इसमें करंट जा रहा है आई। कितना करंट जा रहा है? आई। माना टी समय के लिए प्रवाहित हो रहा है और इसका जो सिरे हैं, इनके मध्य जो विभवांतर है वो बी है। तो माना आर प्रतिरोधक के एक चालक, माना आर प्रतिरोधक के एक चालक जिसके सिरों के मध्य विभवांतर बी हो, यदि विद्युत धारा या धारा आई, या आप कह सकते हैं विद्युत धारा आई टी समय के लिए प्रवाहित हो, टी समय के लिए प्रवाहित हो, तब किया गया कार्य देखेंगे हम। किया गया कार्य मतलब इसको प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना है, तो कार्य आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में, वर्क डन यानी कि W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। लेकिन यहां पे जो हम लोग पढ़ के आए हैं वो आप लोगों ने वैद्युत विभव पढ़ा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है वैद्युत विभव होता है B बराबर W/Q। यहां से अगर मैं W को देखूं तो W = हो जाएगा, ये Q इधर चला जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा BQ। Q आपने फिर से पढ़ रखा है, I बराबर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो I बराबर Q/T, यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा आपका IT। ये T जो है वो फिर से इधर चला जाएगा, तो Q बराबर IT हो गया। इस इक्वेशन जिसको हमने 1 माना था, इसमें W बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा BIT। हम लोग पहुंच गए। ये B विभवांतर है, इस चालक के सिरों के मध्य विभवांतर है, I इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और T समय के लिए, मतलब टाइम जो है वो T समय है, उतने समय के लिए इसमें प्रवाहित हो रही है। अब आपने क्या पढ़ रखा है, ओम्स लॉ से इसको समीकरण 2 मान लो। ओम्स लॉ से आपने पढ़ रखा है B बराबर IR। अगर हम W ऐसे ही रहने दें और B की जगह पे IR रख दें तो IR × IT, I स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि I की घात 2, ये वर्ग हो जाएगा I का, और साथ में रहेगा आपका RT। और ये जो किया गया कार्य है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, यही कार्य परिवर्तित हो जाता है आपका ऊष्मा में। तो ऊष्मा की अगर हम बात करें वो H बराबर कितना हो जाएगा, I स्क्वायर RT, और ये वैल्यू किसमें है, जूल में है। आपको पता है अगर आपको इसको कैलोरी में डिवाइड करना है तो आप इसको अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.18 से इसको भाग दे दीजिएगा, या फिर आप 4.2 से भी भाग दे सकते हैं। और इसे ही जूल का नियम भी कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि जूल का नियम क्या होता है, तो इसे जूल का नियम भी कहते हैं, जूल का नियम भी कहते हैं। आप एक बार फिर से समझ लीजिए क्या होता है विद्युत धारा का। जब भी किसी चालक में आपका करंट यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म हो जाता है, यानी कि वो ऊष्मा उत्पन्न करता है, और उसका यह गुण जो है वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका विद्युत सामर्थ्य।
अगला टॉपिक है आपका विद्युत सामर्थ्य या फिर विद्युत शक्ति। विद्युत सामर्थ्य या फिर इसी को विद्युत शक्ति भी बोलते हैं, शक्ति, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। पावर आप जानते होंगे, आपके अंदर पावर है मतलब आप काम कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। लेकिन यहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, यानी कि विद्युत के टर्म में। तो क्या हो जाएगा, कोई आपका विद्युत परिपथ है, उसमें जो आपकी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो व्यय हो रही है और वो समय के साथ व्यय हो रही है। अगर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु समय के साथ परिवर्तित हो रही है, समय के साथ बदल रही है, इसका मतलब उसको हम लोग बोलेंगे दर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में व्यय मतलब जो खर्च हो रही है, व्यय होने वाली ऊर्जा की दर को, ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं विद्युत शक्ति की, शक्ति विद्युत यानी कि विद्युत शक्ति, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा, ऊर्जा बटे समय, ठीक है, यही दर हो जाएगी। अब ऊर्जा भी आपने देखा, हम लोगों ने पिछले ही टॉपिक में निकाला था, W बटे समय कितना है, T, और W हमारा कितना होता है, W बराबर होता है BQ अपॉन समय T। ये क्यों लिखा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है वैद्युत विभव जो है वो आपका कितना होता है, B बराबर W अपॉन Q। तो यहां से W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BQ। ये BQ इधर चला जाएगा तो W बराबर हो जाएगा BQ। तो मैंने यहां पे W की जगह पे लिख दिया BQ अपॉन में T। ये विद्युत विभव की परिभाषा से आया है, जो कि आपने इसी चैप्टर में पढ़ रखा है शुरुआत में। तो अब Q, अब फिर से आपने एक और टॉपिक पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश बटे समय। तो यहां से अगर मैं देखूंगा इस आवेश को, तो आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा इंटू समय, यानी कि Q बराबर IT। तो इस Q की जगह पे हम इस वैल्यू को रख देंगे। यहां से ये आपका हो जाएगा BIT अपॉन T। तो T से T ये चलता बना, इसका काम हो गया। P बराबर कितना निकला है, BI। एक फॉर्मूला आपके पास ये निकल के आया, P बराबर BI। जितने फॉर्मूले हैं आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आपको पता क्या है, B बराबर होता है IR। आप तुरंत इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा IR इंटू I, यानी कि ये आपका हो गया I स्क्वायर R। ये आपका दूसरा फॉर्मूला निकल आया, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ, और हमें फिर से पता है B बराबर IR, और अगर यहां से मैं I निकालूं तो I बराबर हो जाएगा B बटे R। इसकी वैल्यू उपयुक्त समीकरण में रख देंगे तो P बराबर हो जाएगा I की जगह पे B अपॉन R, मतलब B स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अगर I की जगह पे रखेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू R। एक R से एक R चलता बना तो P बराबर निकल आया B स्क्वायर बटे R, ठीक है। ये कुछ समीकरण है जहां पे जो दिया गया है उसकी जरूरत के हिसाब से हम रखेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा में संबंध। विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति में संबंध, शक्ति में संबंध हम लोगों ने भी निकाला। जो आपकी विद्युत ऊर्जा थी W बराबर E बराबर कितना था, तो ये आपका निकल के आया था I स्क्वायर RT। जो वर्क डन है, यानी कि किया गया कार्य W है, वही आपकी ऊर्जा है। चाहे उसको हम हीट में देख लें, यानी कि ऊष्मा में देख लें, या फिर ऊर्जा में देख लें, फॉर्मूले दोनों, समीकरण दोनों के एक ही हैं, फॉर्मूले एक ही हैं। दूसरा हमने P बराबर क्या देखा, तो P बराबर निकल के आया I स्क्वायर R। अगर समीकरण 1 को 2 से भाग दे दें, हमें क्या करना है, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करना है। समीकरण 1 बटे समीकरण 2। एक आपका समीकरण क्या है, तो एक आपका है E बराबर I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT बटे में आपका क्या है, तो P है, और इसके अपॉन में है I स्क्वायर R। I स्क्वायर R से I स्क्वायर चला गया, यहां से E बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा P इंटू T। इतना नोट करिए आप, आगे चलते हैं इसके बाद में। इसके बाद में एक टॉपिक आपका जो बच रहा है, जो आपसे अक्सर पूछा जाता है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या होता है और इसका ऊर्जा के साथ क्या संबंध है, तथा ऊर्जा, और ऊर्जा का मतलब है ये जूल में, यानी कि आप इसको ऊर्जा की वजह जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। किलोवाट घंटा दोनों एक ही बात है, तो आप कह सकते हैं। और
तथा जूल में संबंध, तथा जूल में संबंध, क्या संबंध होते हैं ये आपको देखना है, समझना है। देखो 1 किलो वॉट, 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है, 1000 कर दिया मैंने। 1 किलो वॉट, 1 किलो, इसे यूनिट भी बोलते हैं, ये आपका एक यूनिट भी कहलाता है। 1 किलो वॉट आवर, जब बिजली आपके घर में बात की जाती है 1 किलो वॉट घंटा, तो 1 किलो वॉट, वॉट का मतलब ये किसकी है, तो ये वॉट जो है वो पावर, जो भी हम लोगों ने पढ़ी है पावर, उसका मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। वॉट पावर मतलब सामर्थ्य या फिर शक्ति। तो किलोवाट घंटा हम लोग पढ़ रहे हैं, किलो KWH 1000 हो गया किलो के लिए, वॉट के लिए मैंने W रहने दिया। घंटे को कन्वर्ट कर देंगे हम किसमें, सेकंड में। हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये आपका कितना हो गया 36, 2 और 3 2 5 0 और गुणे वाट एच WH। अभी हमने एक रिलेशन देखा था, एक संबंध देखा था, E बराबर P गुणे T होता है। E का मतलब है एनर्जी जूल में, और जूल बराबर ये P क्या होता है, वॉट, और टाइम किस में होता है, सेकेंड में। तो वॉट गुणे सेकेंड, यानी कि जो जूल है तो जूल बराबर हो जाएगा आपका वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे वॉट आवर हो गया, इसकी जगह क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ये 36 गुणे 10 की घात 5 जूल, वॉट इंटू घंटा, घंटा क्यों, सेकंड बचा भाई, सॉरी ये सेकंड बचा, तो ये जूल हो गया। एक बहुत ज्यादा पॉइंट इधर बढ़ा देंगे, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे लगा है, 36 है पूरा, तो इसको इधर ले आएंगे, 3.6 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल हो जाएगा 1 किलोवाट और 1 किलोवाट घंटा बराबर, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए अगर आपको समझ में आया हो। इसके बाद में एक आपका डिवाइस रह रहा है फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है या फ्यूज क्या होता है। तो फ्यूज एक तरह का उपकरण होता है, एक डिवाइस होता है जो खुद मेल्ट कर जाता है, खुद पिघल जाता है। ये आपका खुद पिघल जाएगा और सर्किट में यानी कि जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब जो इसका गलनांक है बहुत जल्दी ये गल जाता है। जैसे हमने मान लिया ये 5 एम्पियर रेटिंग का है, ठीक है, इसकी रेटिंग हमने कर दी, इसका कोई रेट है 5 एम्पियर है, रेटिंग इसकी 5 एम्पियर। जैसे ही करंट उस मात्रा से ज्यादा होता है ये आपका फ्यूज कर जाता है और जो घर में बाकी बचे हुए उपकरण हैं उनको बचा लेता है, यानी कि खुद की कुर्बानी देके बाकी सबको बचा लेता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।